नमस्कार, मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ ओनरशिप के अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम इसके टाइप्स में पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग जो है वो हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? देखिए, यह यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी, यह एक ऐसे व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है। स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी, जो कि स्वेच्छा से चलाया गया हो। स्वैच्छिक संगठन होता है जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न मान के शेयर्स के रूप में व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। ठीक है, यानी कि वे व्यक्ति जो वॉलंटरी अपने विभिन्न मान के शेयर्स के रूप में व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, यानी इसमें पूंजी का स्रोत क्या हो गया? डिफरेंट वैल्यू के लगाए गए शेयर्स। ठीक है, और भी होते हैं, स्रोत तो सारे होते हैं, पर एक मेन ना सोर्स ऑफ रिसोर्सेज होता है कैपिटल का। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है इसका देखते हैं हम कि जो ना जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है कि जो व्यवसाय में ना ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। और इनके संचालन के लिए क्या होता है? हमारा बोर्ड होता है, एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक स्वैच्छिक संगठन होता है जिसमें कई लोग मिलकर अपने विभिन्न मान के शेयर्स के रूप में व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं और ये लोग व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी उन्हें क्या कहते हैं? हम शेयर होल्डर कहते हैं। और ये शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, लेकिन इस कंपनी के संचालन के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हो सकती है, निजी सीमित कंपनी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और दूसरा सार्वजनिक सीमित कंपनी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हम देखते हैं सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि निजी सीमित कंपनी। निजी सीमित कंपनी क्या है? इस प्रकार की कंपनी जो दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा बनाई जा सकती है और ये सभी सदस्य क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, साधारणतः ये क्या होती है? यह जो रिलेटिव्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं और इसमें जो शेयर्स हैं सिर्फ आपस में सदस्यों को ही, जो भी मेंबर्स बने हुए हैं उनको ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और प्रत्येक सदस्य को बैलेंस शीट व ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करने का हक होता है। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइवेट शब्द का लगाना कानूनी रूप से आवश्यक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भाई जो भी सदस्य होंगे इसके शेयर होल्डर्स कराएंगे और जनरली ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स द्वारा मिलकर बनाई जाती है। और इसमें जो है शेयर्स केवल आपस में मेंबर्स को ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, बाहर के किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। और प्रत्येक सदस्य को, इसमें क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपनी बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है और प्रत्येक सदस्य को उसकी कॉपी लेने का हक होता है। ठीक है, और इसके आगे प्राइवेट लगाना कानूनी रूप से आवश्यक है। अब हम देखते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो सार्वजनिक सीमित कंपनी क्या है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक कंपनी ना तो अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है और ना ही सदस्यों की संख्या पर सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी सदस्यों की संख्या पर ना रोक लगाती है। ठीक है, और सार्वजनिक कंपनी क्या करती है? अपनी पूंजी अंशों यानी कि शेयर्स व ऋण पत्रों को जनता में बेचकर इकट्ठा करती है। और इसकी जो मेंबरशिप है वो देश के सभी सदस्यों के लिए खुली भी होती है। मतलब कि ये ना सार्वजनिक कंपनी में ना जैसे वहाँ पे था कि भाई ये ना केवल शेयर्स जो हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपस में क्या होता था? उसके मेंबर्स ही आपस में ना मेंबर्स को ही ट्रांसफ़र किए जा सकते थे। पर ये क्या करती है ना, शेयर्स इसमें किसी को भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो वो मेंबर बन जाता है, जिसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे वो उस कंपनी का मेंबर बन जाता है और ये सदस्यों की संख्या पर भी कोई रोक नहीं लगाती है। ठीक है, और ये अपने जो भी पूंजी है सारी वो जनता में ऋण पत्रों को और ना शेयर्स को बेचकर ही पूंजी इकट्ठा करती है। और इसकी जो मेंबरशिप है सबके लिए ओपन होती है, कंट्री में हर व्यक्ति के लिए ओपन होती है। ठीक है, अब इसमें
इसका क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वही है, प्रत्येक सदस्य शेयर होल्डर कहलाता है। और इस प्रकार की कंपनी प्रारंभ करने के लिए पूरा विवरण व अन्य विवरण प्रकाशित करना होता है, और इस प्रकार की कंपनी पर सरकार का अधिक नियंत्रण होता है ताकि अंशधारियों के हितों की रक्षा की जा सके। अब इसमें क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स के जो हित हैं, इंटरेस्ट है, उसकी रक्षा की जा सकती है। क्योंकि इसमें प्राइवेट में तो सब मनमाना चलाएंगे, जो भी सदस्य खोलेगा, जो भी इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, उनका मनमाना हक होता है। पर इसमें क्या होता है, अंशधारियों के हितों की रक्षा की जा सकती है। अब हम आगे देखते हैं कि संयुक्त पूंजी कंपनी है, जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसके लिए पूंजी के कैपिटल जुटाने के रिसोर्सेज क्या हैं। एक तो देखो डिबेंचर्स द्वारा, एक बैंकों से अपन लोन ले सकती हैं वो कंपनीज़, और सरकारी डिबेंचर्स यानी वही शेयर्स वगैरह द्वारा, शेयर्स बेचकर जनता में ना इससे पूंजी इकट्ठी की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। उसके अलावा हम जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो खूब सारा कैपिटल चाहिए, तो काफ़ी सारी बैंक्स भी हैं वो लोन देती है, और काफ़ी सारी सरकारी संस्थाएं भी हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना लोन देती हैं, जैसे कि औद्योगिक निगम है, राज्य वित्त निगम है यानी कि RFC है ना, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है, और औद्योगिक विकास बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये सब क्या देते हैं, पूंजी देते हैं। यहाँ से पूंजी संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए इकट्ठी की जा सकती है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनी की हैं। सबसे पहली है पृथक वैधानिक व्यक्ति, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या तात्पर्य है कि ये एक मतलब जो ना जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वहाँ के व्यक्तियों का नहीं है। इसका पहले रजिस्ट्रेशन बाकायदा करना पड़ता है, तो ये कानून द्वारा ही सृजित एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, मतलब एक तरीके से वैधानिक संस्था है, एक तरीके से इसका जो पूरा अस्तित्व है वैधानिक व्यक्ति की तरह है। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें पॉइंट है कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस एंड फिनेंस। तो इसमें क्या है, कानून इस प्रकार की कंपनी को बनाता है, भाई लॉ द्वारा ही बनाया जा सकता है इस प्रकार की कंपनी को, और कानून ही इस कंपनी की वैधता को समाप्त भी कर सकता है। इसमें क्या होता है, सदस्यों के आने व जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे जब चाहे कोई मेंबर जुड़ जाए, कोई मेंबर उसकी मेंबरशिप छोड़ दे, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो कैपिटल के लिए जुटाया जाता है, वो कहाँ से जुटाया जाता है, शेयर से जुटाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सदस्यों की संख्या पर कोई रोक नहीं होती है। इनके शेयर्स क्या होते हैं, काफ़ी लोगों द्वारा खरीद लिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि लीगल एंटिटी है। इसमें इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को, और कानून ही इसको बनाता है। ठीक है, अगला इसका है केंद्रित व जिम्मेदार प्रबंध, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एंड डेलीगेटेड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि देखो सबके लिए मेंबरशिप खुली हुई होती है, बहुत सारे मेंबर्स इससे जुड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने कहाँ तक जुड़े होते हैं, केवल अपने शेयर्स की वैल्यू तक ही जुड़े, अपने शेयर्स तक ही जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो मैनेजमेंट में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वे मिलकर कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और उनके द्वारा क्या होता है, मैनेजमेंट को संभाला जाता है। तो एक तरीके से वो जो कुछ लोग हैं उनमें वो मैनेजमेंट केंद्रित हो जाता है, अलग अलग जगह पर बिखरावा नहीं रहता है। दूसरी हमारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक है शेयर का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, और व्यक्ति जब भी चाहे अपने शेयर्स विड्रॉ भी कर सकता है, और मेंबरशिप छोड़ भी सकता है, और किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तीसरा हमारा इसमें है सदस्यों की संख्या। तो इसमें क्या है, सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितने भी लोग इसके शेयर्स खरीद सकते हैं, और जो उसके शेयर्स खरीदेगा उसका मेंबर बन जाएगा।
अब उसमें अपना नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सीमित दायित्व यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स के मूल्य तक ही सीमित होता है। यानी कि हर व्यक्ति की मतलब हर व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए इसमें जिम्मेदार नहीं होता, वो केवल उतने ही उतना ही जिम्मेदार होता है जितने कि उसने शेयर्स खरीदे हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो उन शेयर्स पर उसे प्रॉफिट हो जाता है, अगर लॉस होता है तो उन खरीदे हुए शेयर्स की वैल्यू पर उसे लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उनकी लायबिलिटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। ये हमारा ड्रॉबैक इसमें था। प्राइवेट जो हम पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग पढ़ा था उसमें क्या था, हर सदस्य की लायबिलिटी जो थी अनलिमिटेड थी, उनके असीमित दायित्व थे। इसमें अगर कोई जुड़ रहा है, शेयर्स खरीद कर केवल जुड़ रहा है, सदस्य बन रहा है इन कंपनीज का, तो उसका केवल उसके खरीदे द्वारा शेयर्स तक ही उनका दायित्व सीमित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आम मोहर यानी कि कॉमन सील। प्रत्येक जॉइंट स्टॉक कंपनी की अपनी एक सील बनी हुई होती है। इस सील के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट वैध नहीं माना जाता। यह कॉमन सील ही कंपनी का आधिकारिक हस्ताक्षर यानी कि ऑफिशियल सील होता है। अब इसमें क्या है, हर कंपनी की एक सील बनी हुई है, उनके हर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर वो सील बोलेगी, वो सील ही एक व्यक्ति की तरह तरीके से काम करेगी। अगर वो सील नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट्स का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि एक लीगल संस्था इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उसको हर कंपनी को अपनी एक सील भी बनवानी पड़ती है। और हर डॉक्यूमेंट लीगल तब होगा जब उस पर सील होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि भाई एक लीगल एंटिटी होती है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है, इसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब अपने शेयर्स की वैल्यू तक ही उनकी लायबिलिटी लिमिट, मतलब उनकी उतनी ही लायबिलिटी होती है। अब हम देखते हैं इसके लाभ कौन कौन से हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लाभ क्या क्या हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला लाभ है लिमिटेड लायबिलिटी। ऑब्वियसली जो हमारा इसमें डिसएडवांटेज था, हमारा सोल ट्रेडिंग और है ना पार्टनरशिप में, हमारा इसमें इसका क्या एडवांटेज है, इसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का जो दायित्व है उनके द्वारा लगाए गए शेयर्स के मान तक ही सीमित रहता है। इससे अधिक लोग, इससे क्या होता है कि अगर उनके केवल उनके लगाए द्वारा शेयर्स के मान तक ही सीमित रहता है, तो इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक लोग क्या होते हैं, पूंजी लगाने के लिए प्रेरित रहते हैं। और इससे क्या है, जो भी कंपनी है उसको आधुनिक उद्योग लगाने के लिए काफ़ी सारी पूंजी इकट्ठा हो जाती है, वो आराम से काफ़ी सारी पूंजी इकट्ठी कर सकती है। और अधिक सदस्य होने से क्या होता है कि हानि का खतरा भी बढ़ जाता है, अतः साधारण व्यक्ति भी बिना किसी झिझक के इसमें पूंजी लगा सकता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है स्थायित्व। किसी भी शेयर होल्डर के अलग हो जाने से या मृत्यु हो जाने से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका अस्तित्व निरंतर बना रहता है, क्योंकि ये कंपनी एक बार फॉर्म हो गई, इसमें कोई भी सदस्य आके जुड़े या उसकी किसी की मृत्यु हो जाए, वो हट जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा निरंतर चलती ही रहेगी। जबकि हमारा पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग में क्या था कि अगर ना सोल ट्रेडिंग में एक अकेला ही व्यवसाय होता है, उसको कोई उत्तराधिकारी नहीं है जिम्मेदार, तो उसको व्यवसाय या उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो उसको व्यवसाय बंद भी करना पड़ सकता था। और ऐसे ही पार्टनरशिप में किसी भी एक व्यक्ति की धोखाधड़ी से या कुछ भी ऐसा हो जाने से पार्टनरशिप समाप्त हो जाती थी। तो ये क्या है, इसके व्यवसाय पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा इसका एडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या होता है, संपूर्ण प्रबंध क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, जो शेयर होल्डर्स जो प्रतिनिधि को चुनते हैं उनमें ही निहित होता है। अर्थात कंपनी के प्रबंधकों द्वारा ही इसका मैनेजमेंट है वो देखा जाता है। यानी कि इतने सारे सदस्य हैं तो किसी के हाथ में मैनेजमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट कुछ ही लोगों के हाथों में होता है, उनमें ही केंद्रित रहता है। और उन व्यक्तियों को जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो मिलकर चुनते हैं। ठीक है, और जो सारे निर्णय हैं वो प्रबंधक के द्वारा ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि विस्तार की संभावना। जॉइंट स्टॉक कंपनी में आसानी से प्रबंध क्षमता व वित्तीय स्रोतों का विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि खूब सारी पूंजी इकट्ठी हो जाती है तो खूब सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो बिज़नेस को एक्सपेंड भी किया जा सकता है और मैनेजमेंट में अच्छे से अच्छे लोगों को हायर भी
किया जा सकता है। तो इसमें एक्सपेंशंस की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं अगर आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है तो। नेक्स्ट है हमारा इसमें पॉइंट डेमोक्रेटिक सेटअप यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, व्यवसाय बहुत फैला हुआ होता है, जिससे क्या होता है कंपनी का जो प्रॉफिट शेयर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल फेयर तरीके से ही किया जाता है। ये तो हमारे क्या थे इसके एडवांटेजेस। तो इसमें इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या थे, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है और एक किसी भी सदस्य की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और तीसरा इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड होता है और बहुत सक्षम होता है और कुशल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब हम इसमें और मतलब इसमें इतने सारे पूंजी के स्रोत होने से अपने बिज़नेस को बहुत आगे एक्सपेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसकी हानियाँ कौन कौन सी हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज है लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसमें क्या होता है कि जब अपन इसको स्थापित करते तो उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और बहुत सारी इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसकी करनी पड़ती है, और डे रूटीन में भी इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ से गुजरना पड़ता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है पृथक स्वामित्व तथा प्रबंध, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो इसका क्या मतलब है कि कुछ लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करते हैं, फिर वो अपने शेयर्स जनता में बेचते हैं, तो वो जो कुछ लोग होते हैं वो एक्चुअली ओनर होते हैं और वो अपने लिए अच्छे मतलब अच्छे स्किल के लोगों को मैनेजमेंट संभालने के लिए अच्छे स्किल के लोगों को, मैनेजमेंट स्किल के लोगों को हायर करते हैं। तो क्या ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। जो ओनर्स होते हैं उनको डायरेक्टर्स कहते हैं। तो वो समटाइम्स क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मैनेजर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं और अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंपनी पर थोपते हैं, तो मैनेजर्स की चल नहीं पाती है, कंपनी का मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है और कुछ गैर जिम्मेदार डायरेक्टर के कारण क्या होता है, कंपनी पतन की ओर चली जाती है। नेक्स्ट हमारा इसमें डिसएडवांटेज है स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी। अब चूँकि हमने पहले पढ़ा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसके जो शेयर्स हैं हस्तांतरित होते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कई लोग सट्टेबाजी करते हैं और इससे क्या होता है कि जो शेयर्स के मूल्य हैं, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे चढ़ता रहता है ना, तो शेयर्स के जो मूल्यों में बहुत उतार चढ़ाव रहता है, बहुत अप डाउन रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है यानी कि जो शेयर होल्डर हम इस पर कह रहे हैं, जो शेयर लेकर इन्वेस्ट कर रहा है उनकी कंपनी में, उसका कॉन्फिडेंस है बहुत लो हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि जब वो इतने उतार चढ़ाव देखता है तो उसको डर लगने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उसने बहुत सोच समझकर इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे पर बहुत जल्दी अप एंड डाउन होने से उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, वो डरने लग जाता है उसमें इन्वेस्ट करने से। नेक्स्ट हमारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक है गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता का अभाव, इसमें क्या होता है कि अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो कंपनी की जो वार्षिक रिपोर्ट है ना, और सारी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती क्योंकि इसमें छापनी पड़ती है। हमने पहले भी देख लिया कि इसकी जो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट है वो हर साल पब्लिश की जाती है, तो इससे क्या होता है कि कार्यप्रणाली बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं होती और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सीक्रेसी का अभाव रहता है। दूसरा है हमारा इसमें लैक ऑफ पर्सनल टच। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है जो कि व्यक्तिगत लगाव की कमी। इसमें क्या होता है समटाइम जो वेतनभोगी प्रबंधक है, जो हाई सैलरी पर जो मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए हैं कंपनी में, कभी कभी क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट कंपनी में कम होने लग जाता है, तो कंपनी की कैपेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि सारे डिसीजंस उन मैनेजर्स द्वारा ही लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कंपनी में घाटा भी हो सकता है। इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो डायरेक्टर्स हैं यानी निदेशक हैं, वह मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं, कई बार क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं व्यक्तिगत लाभ के अधिक अवसर
ढूंढते हैं, उनके पास रहते भी हैं, उनको क्या, क्योंकि सारी कंपनी की सारी जानकारी होती है, तो उनको पास क्या कि व्यक्तिगत लाभ के अधिक अवसर रहते हैं। और इससे क्या होता है, क्योंकि वो कंपनी की आर्थिक स्थिति से अच्छे से वाकिफ़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके अनुसार शेयर खरीद व बेच सकते हैं। तो बाकी जो सदस्य हैं वो ऐसे कठपुतली की तरह समटाइम्स रह जाते हैं। तो जब व्यक्तिगत लगाव कम होता है इसमें ना, जनरली इतना लोग प्रोफेशनली सोचते हैं, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें चला रहे होते हैं। तो ये तो क्या थे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति। तो सहकारी समिति की डेफिनेशन क्या दी है श्री एन बैराव ने। श्री एन बैराव के अनुसार सहकारी समिति उन व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो कि अधिकतर श्रमिक और छोटे उत्पादक होते हैं तथा अपनी घरेलू तथा व्यापारिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संयुक्त प्रबंध के अंतर्गत संगठित होते हैं और वे सभी मिलकर पूंजी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो सहकारी समिति है वो कुछ सदस्य मिलकर वॉलेंटरी एक संगठन होता है, जिसमें कि मोस्टली कौन होता है, वे छोटे उत्पादक और वेज अर्नर्स, जो श्रमिक होते हैं ना, वेज अर्नर्स, वे अपने क्या होते हैं, घरेलू और व्यापारिक स्थिति को सुधारने के लिए इकट्ठे होते हैं और एक संस्था का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनको गवर्नमेंट भी हेल्प करती है और ये भी शेयर्स ही लगाते हैं मार्केट में अपने, पर वो बहुत कम वैल्यू के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे अपन देखते हैं कि सहकारी संगठन अपने सदस्यों की सेवा करने की अभिप्राय से बनाए जाते हैं। समाज में जो लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए इस तरीके के संगठन बना सकते हैं और उनके सदस्य बनकर अपने आप को आधुनिक उत्पादन और वितरण के साधनों से होने वाले शोषण से बचा सकते हैं। तो जो सहकारी संगठन है, कुछ सदस्यों ने मिलकर बना दिया और वही संगठन अपने सदस्यों की रक्षा के लिए ही, वह हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो समाज के जो भी लोग हैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, वो इस संगठन से जुड़ सकते हैं या कुछ सदस्य मिलकर इस संगठन को बना सकते हैं। और जो भी है ना, अभी जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसके होने वाले एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण से, जो बाजार का, जो आधुनिक बाजार का जो शोषण है, उससे खुद को बचा सकते हैं और अपनी व्यापारिक स्थिति, अपने घरेलू स्थिति में सुधार ला सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन यानी कि स्वैच्छिक संगठन। यानी कि इसमें क्या होता है कि सदस्य जब चाहे सदस्यता में रह सकता है और जब चाहे अपना अंश इसमें से हटा भी सकता है। ये कुछ लोग मिलकर इसमें स्वैच्छिक संगठन बनाते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें लीगल एंटिटी। ये भी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह एक वैधानिक संस्था ही है। इसमें भी रजिस्ट्रेशन के पश्चात यह संस्था कोऑपरेटिव व्यक्ति की तरह ही होती है और इसकी भी एक अलग सील होती है और इसकी भी पहचान इसके सदस्यों से पृथक होती है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है इक्वल वोटिंग राइट यानी कि लोकतांत्रिक समानता। यह क्या एक लोकतांत्रिक संस्था है, अतः किसी भी व्यक्ति के अधिक शेयर होने पर वह संस्था पर अपनी चीज़ें नहीं थोप सकता है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। इसमें व्यक्ति मतलब चाहे उसके ना 10 रुपये के शेयर्स खरीदे हुए हो तो भी उसको उतना ही वोट करने का अधिकार होगा जिसके ज़्यादा शेयर्स खरीदे गए हैं। और ये वोटिंग करके अपना मैनेजिंग बोर्ड चुनते हैं। अब नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सेवा का उद्देश्य यानी कि सर्विस मोटिव। तो ना परस्पर सहयोग के लिए यह संगठन बनाया जाता है। सेवा भावना व नो प्रॉफिट इसके उद्देश्य हैं। ये क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो परस्पर सहयोग के लिए एक संगठन बनाया जाता है कि यानी इसमें कुछ मेंबर्स मिल गए आपस में और आपसी सहयोग मतलब एक दूसरे की व्यापारिक स्थिति बढ़ाने के लिए ये संगठन खोलते हैं। और कुछ जो धनाढ़ लोग हैं वो भी इससे जुड़ते हैं पर उनका उद्देश्य केवल समाज सेवा का होता है, वो सेवा के लिए जुड़ते हैं। इसमें लाभ कमाना इस संस्था का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे जो कमज़ोर वर्ग के जो इसमें सदस्य जुड़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना इसका उद्देश्य है और समाज सेवा ही इसका उद्देश्य है। ठीक है,
अब दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सदस्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स। तो इसमें क्या है, सदस्यता की कोई सीमा नहीं है, कितने भी सदस्य इससे जुड़ सकते हैं। और जो शेयर की जो वैल्यू है वो 1 से 10 रुपये तक हो सकती है को मतलब अतः कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी इसके शेयर्स ले सकता है। अब हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? सबसे पहला है गठन में आसानी, इजी फॉर्मेशन। चूँकि इसमें क्या होता है कि सरकार का सहयोग होता है, ठीक है, तो इसमें वैसे भी गठन में आसानी होती है, सरकार इसको सहयोग करती है। तो इसमें क्या होता है कुछ, और चूँकि सदस्यों की मतलब सीमा नहीं है, तो 10 व्यक्ति भी मिलकर इसे शुरू कर सकते हैं। वैधानिक कार्रवाई होती है पर तुलनात्मक कम होती है क्योंकि सरकार इनको रिलैक्स करती है, ठीक है। कम समय व पैसे में भी इस संगठन की शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ओपन मेंबरशिप यानी कि खुली सदस्यता। किसी भी जाति व सामाजिक प्रतिष्ठा का व्यक्ति इससे जुड़ सकता है, किसी भी समय इस प्रकार के संगठन से जुड़ सकता है, वह अपना शेयर कंपनी लेकर कंपनी छोड़ भी सकता है। तो एक तरीके से इसकी मेंबरशिप खुली हो गई, कभी भी आप जुड़ सकते हो, कभी भी आप छोड़ सकते हो। और कोई गरीब व्यक्ति भी इससे जुड़ सकता है क्योंकि शेयर्स बहुत कम वैल्यू के हैं, 1 से 10 रुपये तक के वैल्यूज़ के भी शेयर्स आप ले सकते हो। तो किसी भी जाति व सामाजिक प्रतिष्ठा का व्यक्ति भी इससे जुड़ सकता है। तो ये इसका एडवांटेज है। आगे इसका एक एडवांटेज क्या है, और लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या होता है, सदस्यों का दायित्व तो उनके शेयर तक ही सीमित रहता है। जिस प्रकार जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है उसी प्रकार ये कुछ फीचर्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती है। तो इसमें भी क्या होता है कि लिमिटेड दायित्व ही होता है सदस्य का, और वित्तीय हानि होने पर उसको क्या होता है कि ज़्यादा नुकसान का डर नहीं होता क्योंकि उसने जितनी शेयर्स लगाए हैं उतना ही उसको लॉस होता है। फिर उसका नेक्स्ट एडवांटेज है लोकतांत्रिक व्यवस्था व लोकतांत्रिक प्रबंध यानी कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो सहकारी समिति का प्रबंध जब मैंने पहले भी आपको बताया इसकी कैरेक्टरिस्टिक में कि इसमें एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर कार्य होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को समान वोटिंग का अधिकार होता है। इस प्रकार इसका प्रबंध लोकतांत्रिक होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक चाहे कम वैल्यू का शेयर ले या ज़्यादा वैल्यू का शेयर ले, सबको समान वोटिंग का अधिकार होता है और इन वोटों से ही इसका मैनेजमेंट तैयार किया जाता है। तो इसका प्रबंध क्या होता है, लोकतांत्रिक होता है। नेक्स्ट हमारा इसका एडवांटेज है स्थायित्व व निरंतरता यानी कि स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। सहकारी समिति पर किसी भी सदस्य की मृत्यु, उसकी असमर्थता का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इस मामले में यह जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह ही होता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है चीपर एंड बेटर सप्लाई, सस्ती तथा बेहतर सप्लाई। सहकारी समिति अच्छी गुणवत्ता का सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये समाज सेवा के लिए बनाई गई संस्था है, तो इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई है वो कम दरों पर की जाती है। इसमें क्या होती है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है, बिचौलियों की समाप्ति हो जाती है जिससे कि माल वैसे ही सस्ता हो जाता है और इसमें मार्केटिंग का कोई खर्चा नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये लोग मार्केटिंग, जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो उनका विज्ञापन पर बहुत खर्चा होता है, तो वो सब चीज़ें ऐड होकर हमको वो प्रोडक्ट मिलता है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंपैरिजन में महंगा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना एडवर्टाइज़ वगैरह नहीं करती है, तो इसके जो सामान है वो सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं और बिचौलियों की भी इसमें समाप्ति हो जाती है, तो इसमें ये सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं। और ये क्या है, एक गैर आर्थिक लाभ वाली संस्था है, यानी कि नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट इसका एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। इसका क्या मतलब है कि सहकारिता का तात्पर्य क्या है, हमारा जीवन जीने का तरीका है। अतः क्या है, सहकारी समितियां आर्थिक लाभ कमाने पर जोर न देकर समाज कल्याण व सहयोग के लिए कार्य करती है। यह कमाए गए लाभ को भी उसके जो सदस्य होते हैं उसकी सहायता, उनकी शिक्षा व मेडिकल सुविधा पर लगा देती है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी क्या है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से तो ये खोली ही नहीं गई है, तो जो लाभ मिलता भी है
तो वो जो है उसके जो जुड़े हुए सदस्य हैं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनकी ही मेडिकल सुविधा हो गई, उनकी बच्चों की शिक्षा हो गई, उस और उनकी सहायता जो भी करनी होती है उस पर वो पैसा लगाया जाता है। बाकी इसमें क्या आता है, कालाबाजारी नहीं की जा सकती, यानी कि नो ब्लैक मार्केटिंग। चूँकि इसमें क्या होता है कि स्वयंसेवी संस्था होने के कारण, ये एक स्वयंसेवी संस्था है, तो इसका क्या होता है कि सीधे निर्माता से ही इसका माल खरीद लिया जाता है। इसके कारण कि क्या होता है कि इसमें जो बिचौलिए हैं यानी मीडिएटर्स हैं उनकी समाप्ति हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती और कालाबाजारी की समस्या भी नहीं होती है। अब ये तो थे इसके एडवांटेजेस, अब हम इसके देखेंगे डिसएडवांटेजेस, है ना। हानियाँ क्या क्या हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि सीमित पूंजी स्रोत। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य क्या होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं, अतः वह अधिक पूंजी नहीं लगा पाते, वह बड़ी मात्रा में उत्पादन का लाभ नहीं उठा पाते। अब इसमें क्या है कि भाई बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी पूंजी मिलकर इकट्ठी होती है, तो एक ना प्रोडक्शन है जो लिमिटेड रह जाता है। दूसरा हमारा है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि असक्षम प्रबंध। सहकारी समितियों का प्रबंध वहाँ के सदस्यों द्वारा ही संभाला जाता है। इन सदस्यों का अनुभव कम होता है और उनमें प्रबंधन कौशल भी कम होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है कि वहाँ के सदस्यों द्वारा, उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो हाई स्किल्ड मैनेजर्स को हायर कर सके, तो उनके सदस्य ही उसका मैनेजमेंट संभालते हैं। तो इस कारण क्या है, उनमें जो मैनेजमेंट स्किल कम होती है, तो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से संभल नहीं पाता है, तो उसका नुकसान कंपनी को कहीं ना कहीं बियर करना पड़ता है। अब दूसरा है लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता का अभाव। तो व्यवसाय की जो सारी घटनाएं हैं वो खुलेआम ही हर बैठक में उनकी चर्चा की जाती है, अतः इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है, जबकि किसी भी व्यवसाय के लिए गोपनीयता रखना आवश्यक है। आगे हमारा जो डिसएडवांटेज है अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप, एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप व निगरानी से कार्यों व प्रबंध की कुशलता कम हो जाती है तथा सहकारी समिति लाल फीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म का शिकार हो जाती है। अब मैंने बताया था आपको कि सहकारी समिति को पूरा सरकार का साथ प्राप्त होता है, यानी सरकार उनको हेल्प पूरा करती है। तो इसलिए क्या होता है कि वो कुछ जो पॉलिटिशियन है अपने हितों के लिए उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, जिससे कि उस सहकारी समिति की कुशलता कम हो जाती है अत्यधिक निगरानी से, और चीज़ें क्या धीरे धीरे सरकारी बनती जाती हैं और वे लाल फीताशाही का शिकार हो जाती हैं। और उसके बाद है उत्साह व प्रेरणा की कमी, यानी कि एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। अब कार्य के परिणाम में सीधा संबंध न होने से सदस्य क्या होते हैं, हतोत्साहित यानी कि डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनमें कार्य करने का उत्साह नहीं रहता। भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कुछ लोग बहुत काम करते हैं, पर चूँकि सहकारी समिति का जो उद्देश्य वो लाभ कमाना नहीं है, तो उतना लाभ नहीं मिलता है, तो उससे क्या होता है कि वे मोटिवेशन उनको कम मिलता है। थैंक यू। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, जॉइंट स्टॉक कंपनी व कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, एडवांटेजेस देखे और डिसएडवांटेजेस देखे।